नमस्कार। ऋषिहुड विश्वविद्यालय द्वारा ये 18 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो ICAS कार्यक्रम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो चल रहा है, इसीलिए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस विद्वानों के मंच पर बुलाया। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद। जब मैंने स्वामी मेधानंद जी का अभिवक्तव्य सुना, तब मुझे लगा मैं बहुत ही छोटा हूँ। हाँ, उम्र तो बढ़ती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए, तो इट वॉज क्वाइट इनोवेटिव फॉर मी। सो थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आज जो विषय मैंने लिया है वो जरा थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की और जो शिक्षा व्यवस्था में मुख्य प्रवाह में लाना, I think it is a big challenge, because the policy, though the government has framed, but the implementation is with us. Unless we teachers, educators, administrators, we don't implement it properly, then it will be of little use. So it will be only just library work. लेकिन मुझे लगता है ऐसा जो इस विषय पर जो चल रहा है, तो देखकर लगता है कि ये नहीं होगा। Definitely it will take practice, it will take some time. उसके साथ ही मुझे ये 18 दिन का, 18 दिनों का जो वाग्यज्ञ चल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से 18 दिन जब हम बात करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जी का गीता अध्याय अपने सामने आता है। मेरे मन में आया कि जो 18 दिन में अपने बहुत विद्वानों ने अपने सामने, विद्यार्थियों के सामने, प्राध्यापकों के सामने जो अमौलिक विचारधन रखा है, उसके कुछ रिफ्लेक्शन हमने सुने हैं। तो ये देखकर मुझे लगा कि आज शिक्षा क्षेत्र में अर्जुन बहुत है ये, और इस अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए ये 18 दिन का वाग्यज्ञ बहुत बड़ा प्रभावकारी ही होगा, निश्चित होने वाला है। तो मोह नष्ट हो गया, तो बाद में कह गया क्या करूं, तो श्री कृष्ण जी ने कहा, और अर्जुन ने भी उत्तर दिया, मैंने अभी निश्चय किया है करने का। तो इसी विषय पर मुझे लगता है कि अपना जो परंपरागत विशाल साहित्य भंडार है, इसके बारे में हमने सभी सुना है, लेकिन उसके साथ ही इसी 2000-2500 वर्षों में जो विविध विकृतियां उसमें आई है, जैसे कि फॉरेन जो स्कॉलर्स हैं, क्योंकि उसमें जो लोग भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो भारतीय नहीं थे, एक वो कुछ सवाल नहीं है, लेकिन जो उनकी दृष्टि थी, उनका जो थिंकिंग था, तो बिल्कुल अभारतीय था। और अभारतीय होने के कारण जो विविध गफलतियां हो गई है, उसे करेक्ट करना है। उसमें भी और अनेक घटनाएं आपने इतिहास में देखी होगी। मैं महाराष्ट्र का हूं और महाराष्ट्र के इतिहास में मैं रुचि रखता हूं। तो
एक घटना मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। अनेक घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना मैंने आपके सामने सादर करता हूं। 15th-16th सेंचुरी में एक फेरिश्ता नामक हिस्ट्री राइटर ही केम टू महाराष्ट्र, और उसने बहुत यहाँ के जो मंगल, इस्लाम और मराठा हिंदू साम्राज्य थे उस समय का डॉक्यूमेंटेशन किया है। वो फेरिस्ता का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। बाद में जब ब्रिटिश आए, ग्रैंड डफ, ब्रिग्स, और उन्होंने जब ये सभी मटेरियल कलेक्ट किया, बहुत वॉल्यूम ही उसके पब्लिश हुए 1831 में। 1831 में फेरिस्ता डायरी पब्लिश हुई, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में रखी। बाद में आफ्टर 130 ईयर्स अबाउट, जब महाराष्ट्र के एक विद्वान ने सोचा कि ये सभी डॉक्यूमेंट है, उसका फिर हम उस पर शोध करें। महाराष्ट्र के डॉक्टर ए.आर. कुलकर्णी जी, वो ICHR के अध्यक्ष भी रहे, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, और उन्होंने वो उसका जब अध्ययन शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तब बॉम्बे गैजेट में उनके सामने एक बड़ा चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया। वो फेरिश्ता की डायरी गुम हो गई है। देखो, 1831 की घटनाएं और 1947 की ये घटनाएं, इसी कालांश में ब्रिटिशों ने जो बहुत बड़ी गलती की है अपने भारतीय इतिहास के बारे में, तो उसमें भी कुछ सुधार करनी आवश्यकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभारतीय दृष्टि अपने लिए बहुत कठिन समस्या है, उन्हें वो भारतीय कैसे बने, दैट इज चैलेंज फॉर अस। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि एक जो महत्वपूर्ण भाग है रिसर्च का, शोध का, इसी 17 वर्षों में, 70 वर्षों में हम रिसर्च की ओर कितना ध्यान दिया है। आप देखिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो हम बहुत बड़ी, वो वी आर ग्रेट एडमायरर्स, नो डाउट, लेकिन उनके बारे में हमने एजुकेशनली रिसर्च कितना किया है। मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूं, और ध्यान में आता है कि जो उस पर एजुकेशनली जो अपना डॉक्यूमेंट है उस पर रिसर्च कितना हुआ है। रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद, उपनिषद, जो अनेक ग्रंथ है उस पर कितना काम हुआ है। NCERT और बड़ौदा की CASE इंस्टीट्यूट ने उस पर बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन ध्यान में एक आता है, जो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा क्षेत्र हेतु जिस लोगों ने उस पर खोज किया, ऐसा नंबर कितना है, तो नंबर मुझे लगता है 1944 से 2000 तक ओनली 56 रिसर्च पेपर्स आर पब्लिश्ड। साल कितने हो गए देखो, कि 1944 टू 2000, यानी लगभग 55 वर्ष में हम केवल 56 पेपर्स आर पब्लिश्ड, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑनलाइन, ऑफलाइन आल्सो। लेकिन आफ्टर 2000 के बाद क्या, वो ऑनलाइन है, मुझे वो डेटा नहीं मिला। उपनिषद पर केवल 9 लोगों ने काम किया है, केवल 9 लोगों ने। प्राचीन भारतीय शिक्षा विचार पर कितना लोगों ने काम किया है, ओनली 13। जैन, बौद्ध, चारवाक शिक्षा विचार पर केवल 7। स्मृति, वैदिक 5। गीता पर कितने लोगों ने काम किया है। हम बताते हैं कि गीता वो गाइडिंग फोर्स फॉर लाइफ कहते हैं, लेकिन कितने लोगों ने काम किया है, केवल 5 लोगों ने गीता पर सखोल अध्ययन और फॉर द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो उन्होंने सादर किया है। रामायण महाभारत
बहुत बड़ा इतिहास है, हम अपने सामने बताते हैं। एजुकेशनली एकेडमिकली काम कितना हुआ है? केवल 5 लोगों ने काम किया है। योग में केवल 1, तमिल शिक्षा में 2 और आंध्र कश्मीर के इतिहास में 2। ऐसे कुल मिलकर कुछ प्रांतों का देखकर ये 55 इयर्स में हम 56 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। और हम बात कर रहे हैं ज्ञान परंपरा अपने मुख्य प्रवाह में कैसे ले अपने पास, उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है क्या? तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, दैट इज अ मेजर चैलेंज। इसके साथ ही इसी 50-70 वर्षों में पूरे भारत में जो अपने लोगों ने जो कुछ काम किया है आउट ऑफ द एजुकेशन फील्ड, आप सभी ने धर्मपाल जी का वक्तव्य, धर्मपाल जी का नाम सुना होगा। धर्मपाल जी वॉज डिसाइपल ऑफ गांधी जी। गांधी जी के कहने पर वो और किसी कुछ एक प्रसंग हुआ उनके जीवन में और वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने 1964 से 1986 तक लगभग 22 इयर्स उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो विविध आर्काइव्स थे, वो आर्काइव्स का उन्होंने उसका क्या अध्ययन किया? विषय क्या था? विषय था बिफोर ब्रिटिश यहाँ की ज्ञान व्यवस्था क्या थी, यहाँ की समाज व्यवस्था क्या थी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था की। ऐसे अनेक विषयों पर उन्होंने शोध किया और इसलिए कितने उन्होंने पेपर्स कलेक्ट किए, कितना रिसर्च किया। अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफी इट learned that it is known to us that he studied not less than 50,000 documents. Not less than 50,000 documents. He studied carefully. उनकी जीवनी जो है वो अपने शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत मार्गदर्शक है। और बाद में आफ्टर 83 उन्होंने एक उस पर ग्रंथ प्रकाशित किया कि ब्रिटिश आने के पहले यहाँ भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ऐसे अनेक विषयों पर भारत का बदनामी का तंत्र कब कैसे इंग्लैंड पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में उस पर कैसा, जैसे कि क्या कॉन्स्पिरेसी कैसी रच गई, उसका पूरा डॉक्यूमेंट डिफेमेशन एंड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इस पर बहस हुई, कब बहस हुई? 1792 1812 क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया, वहां से उनका मिशन शुरू हुआ है। उसके आधार पर उन्होंने बहुत ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। और जब मैंने ये देखा, जब मैंने 2005 में मेरा भाग्य था धर्मपाल जी को मिलने के लिए, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं वर्धा आश्रम में गया था। तो उन्होंने बताया कि इतना काम किया है, आगे कौन ले जाने वाला है। तो मुझे लगता है धर्मपाल's कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ नॉट ओनली एजुकेशन, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो उस पर काम कौन करेगी? धर्मपाल है, अपने रामस्वरूप अग्रवाल है, उसके साथ ही जो सीताराम गोयल जी का बड़ा कितना काम है। अब मैंने ऐसे सुना है कि सीताराम जी गोयल का इसी वर्ष में 2022 में शताब्दी होने वाली है। उस पर कुछ यहाँ सेमिनार आदि कुछ होने वाला है। तो इस पर ये मुझे लगता है नॉट ओनली सेमिनार, कितने डॉक्टरेट इस पर विषय पर काम करेंगे, कितने रिसर्च पेपर, क्योंकि उन्होंने फ्रॉम 304 AD टू 1996 तक क्रिश्चियन एनकाउंटर कैसे हुआ पूरा डॉक्यूमेंट दिया है। आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए केयरफुली। वी शुड गो थ्रू इट। सो
ऐसे जो अनेक विषय रिसर्च के बारे में अपने सामने है, तो ये चैलेंज, ये चुनौती, ये मुझे लगता है ये इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं, मोडस ऑपरेंडी क्या करनी है, मुझे लगता है उसके बारे में भी कुछ तय करना चाहिए। और एक बिंदु अपने सामने रखना चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हम गुरुकुल की बात बार बार करते हैं। वास्तविक गुरुकुल क्या है? गुरुकुल का आज का रेलिवेंस क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? जब मॉडर्न गुरुकुल कहते हैं और एक प्राचीन परंपरागत चलने वाला गुरुकुल कहते हैं, उसमें कुछ अध्ययन किया है क्या? हाँ, अध्ययन कुछ हुआ है। मद्रास के ही, चेन्नई के किसी आईटी प्रोफेशनल्स ने, बहुत बड़े यंग थे, उनके मन में आया ये अपने जो गुरुजी है वो गुरुजी गुरुकुल के बारे में बहुत सराहना करते हैं, तो उनके साथ बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बात की और उन्होंने, गुरुजी ने उनके सामने एक प्रोजेक्ट रखा। देखो, दिस इज मॉडर्न गुरुकुल, मॉडर्न रेसिडेंशियल सिस्टम, दिस इज एंशियंट, एज पर एंशियंट रेगुलेशंस। वो ऐसा एक गुरुकुल चल रहा है। आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत में, मैसूर कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में श्रृंगेरी के पास हरिहरपुरा नामक एक छोटा गांव है, वहाँ गुरुकुल चल रहा है, परंपरागत गुरुकुल चल रहा है। और उसके साथ ही, उसके बगल में ही एक रेसिडेंशियल स्कूल चल रहा है। तो उन्होंने निर्णय किया कि दोनों सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी करें। तो कंपैरेटिव स्टडी के बाद उन्होंने शुरू किया, एज पर देयर सोशल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आदि आदि सभी जो नॉर्म्स है उसका पालन किया। दे फॉलोड इट। 49 स्टूडेंट्स एज ग्रुप। लेकिन जो उनकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन थी, वो उनकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन और मॉडर्न गुरुकुल की उसी तरह से अपने अपने तरीके के अनुसार वो 1 वर्ष तक उसका अध्ययन किया। और 1 वर्ष के बाद उनके जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। ये आपको टीम टेम्पल प्रोजेक्ट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो 1 वर्ष के बाद जब ये विद्यार्थियों की परीक्षा हुई, परीक्षा कैसी हुई? साइकोलॉजिकल टेस्ट वेयर टेकन, जैसे कि भाटिया टेस्ट है, 6 लेटर कैंसलेशन टेस्ट है, शार्लेस टावर ऑफ लंदन उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये सभी लेटेस्ट टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया और बाद में उनका जो फाइनल रिजल्ट था वो भी गुरुकुल, मॉडर्न नहीं, एंशियंट गुरुकुल के लिए बिल्कुल प्रेरणादायी था। वो बताते हैं कि जो परंपरागत गुरुकुल से जो विद्यार्थी चल रहे, दे आर मोर स्मार्ट। तो ये चौंकाने वाला। लेकिन इस पर और कहाँ कैसा रिसर्च होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। ऐसे अनेक गुरुकुल जो चल रहे हैं, तो ऐसा गुरुकुलों का अध्ययन कौन करे? मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो बिफोर वन ऑफ द चैलेंज। हम हिंदू समाज की, भारतीय समाज की बात कहते हैं, और भारतीय समाज में इतना समाज ऐसा SC, ST, NT एंड सो मेनी कैटेगरीज आर देयर। लेकिन भारत का वास्तव क्या है? पुणे के पास चिंचवड़ में एक गुरुकुल चल रहा है। एक आखिरी उदाहरण देता हूं और बाद में मैं मेरी बात को पूर्ण निवेदन देता हूं, समाप्त करता हूं। तो वो जो चिंचवड़ का गुरुकुल है, दैट इज मोस्ट इनोवेटिव एग्जाम्पल। कौन विद्यार्थी है? तो विद्यार्थी है नॉट लेस देन 300। कितने वर्षों के है? कितने आयु क्या है? फ्रॉम 7 to 18। और वो उनकी पार्श्वभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? वो सभी SC, ST, NT के जो विविध जनजातियों के जो बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए वो गुरुकुल चल रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या है? उनका क्वालिफिकेशन, उनके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन क्या है? तो जब मैंने देखा, वो 8 दिन वहाँ रहा और बाद में समझ में आया कि इसका जो बाप है वो ही वॉज द जेल फॉर 6 months।
his father, mother were jailed for not less than 1 year. ऐसे सभी लोगों की एजुकेशनल अभिभावकों की पार्श्वभूमि, ऐसे बच्चे, इस बच्चों के लिए वो जो गुरुकुल के, लेकिन विविध जनजाति समाज के कारण उनकी जो इनहेरेंट स्किल्स है, जो जन्मजात स्किल्स है, उसका स्किल का उन्होंने अच्छी तरह से उपयोग किया है। महिंद्र के एक बड़े इंजीनियर, मेटलर्जी के इंजीनियर आए थे। जब ये सभी ऐसे विद्यार्थियों के जो 8वीं 9वीं कक्षा के थे, तो उनका जो देखा, जिस तरह से वो अध्ययन कर रहे थे, जिस तरह से वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया कि हम ये गुरुकुल चलाएंगे। लेकिन जो गुरुकुल के संस्थापक थे, उन्होंने बता दिया ये गुरुकुल हमारी ही पद्धति से चलेगा। जैसे कि हर जनजाति की जो विशेषता है, वो हर जनजाति की विशेषता को एक्सपोजर कैसे मिले, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अपने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम सभी को जो एक बिल्कुल मैकॉलियन मॉडल, विच इज क्वाइट यूजलेस एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग आफ्टर 70 ईयर्स, लेकिन वहाँ जो चल रहा है तो बिल्कुल इनोवेटिव है और उन्हें वो मातृभाषा में दे रहे हैं। जब वो विद्यार्थी औरंगाबाद में वेरूळ और कैलाश देखने के लिए गए थे, तब वो एक बच्चा कहने लगा, देखो मेरे पूर्वजों ने ये काम किया है। ये बच्चे कहते थे ये मेरे पूर्वजों ने क्या किया है। इन बच्चों का पूरा आत्मविश्वास था। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी नई शिक्षा व्यवस्था में हम ऐसे विविध शोध द्वारा हम कर सकते हैं क्या? तो दिस इज द मेजर एरिया फॉर द टीचर्स, फॉर टीचर एजुकेटर्स, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टीचर एंड प्रोफेसर। एंड वन लास्ट थिंग, जब हम अभी आपने देखा होगा, एक अधरा हुआ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ रिसर्च के बारे में। जब हम भारतीय परंपरा की बात कहते हैं, तो भारतीय परंपरा में जो कितने शोध व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो मैंने केवल पढ़ा है, अनुभव नहीं किया है। तो पढ़ा ऐसा है कि भारतीय शोध का मूल हेतु क्या है। तो मूल हेतु वो बताते हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट ओनली फॉर इंक्रीमेंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये जो फोकस है, ये फोकस रिसर्च में है क्या? मुझे लगता है इसके बारे में हमने अधिक विचार करना चाहिए। मैंने ऐसे सुना है कि वेद साहित्य में, जो अपना संस्कृत साहित्य में जो शोध प्रक्रिया है, उसमें अनेक प्रक्रिया है। एक तंत्र युक्ति ऐसी नामक मैंने पढ़ी है कि तंत्र युक्ति के आधार पर मैथमेटिक्स हो, मेटलर्जी हो, केमिस्ट्री हो, आयुर्वेद हो, एनी टाइप ऑफ साइंस, एनी टाइप ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, सभी विषयों पर तंत्र युक्ति के आधार पर हम रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज तंत्र युक्ति, देर आर नॉट लेस देन 15 डिवाइसेस फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने कितने डेवलप किया है, इसके सारे शब्द प्रमाण अपने पुराने साहित्य में मिलते हैं। हम इसका अध्ययन अपने विद्यार्थियों के सामने कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एंशियंट साइंस में, एंशियंट मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें कुछ कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है क्या? जब किसी ने किया है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस पर भी कुछ काम होना चाहिए। एंड लास्ट वन पॉइंट ओनली वन, दैट आप सभी ने डॉक्टर माशेलकर जी का नाम सुना होगा। तो माशेलकर जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है। वो बताते हैं कि आई वॉज क्वाइट अननोन
अबाउट द ट्रेडिशनल नॉलेज। डॉक्टर माशेलकर 2010 में ऐसे ही, मुझे लगता है हरिद्वार या चित्रकूट में उनका जो व्याख्यान हुआ था, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते समय ये बताया कि आई वॉज क्वाइट अननोन अबाउट द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नॉलेज सिस्टम। आई एडमिट दैट दिस फैक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, मुझे इसमें स्वीकार करने के लिए कुछ संकोच नहीं है। ही इज प्लेनली टेलिंग दैट यस, आई एम क्वाइट अननोन अबाउट ऑल दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। लेकिन आगे वो एक बात करते हैं कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने पूर्वजों का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेशलिटी बताई। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जीवन यही प्रयोगशाला मानी, जीवन यही प्रयोगशाला मानकर अपने लिए अपरिमित संचय किया है, अपरिमित संचय किया है। इस संचय का हम क्या करेंगे वो सवाल पूछते हैं। इसलिए उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल बनाया है। तो वो गोल्डन ट्रायंगल है ट्रेडिशनल मेडिसिन, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी and AI and all of these techniques. If all these combined three factors, देश का भवितव्य, देश का भविष्य बड़ा होगा। ये सुवर्ण ट्रायंगल जो है, गोल्डन ट्रायंगल, इसका स्वीकार कैसा करें? ये नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ये सामान्य विद्यार्थियों के द्वारा, ये गोल्डन ट्रायंगल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये कैसा करे? मुझे लगता है रिसर्च की दृष्टि से हम इस विषय पर कैसी बात करें, यही सोचना ठीक रहेगा। आप सभी ने मेरा निवेदन सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। Here, won't take you there. जो आपको यहाँ पे ले आया है, अगर आपको कुछ नया करना है तो देयर हैज टू बी कंप्लीट न्यू विजन। अगर हम इसको ब्यूरोक्रेसी या सरकार या रिसर्च होना चाहिए, वहां से रिसर्च कैसे हो और 55 को हम 5500 पेपर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। उसमें कॉर्पोरेट लाइक जो हम लोग कई बार एकेडमिक लोग ये पसंद नहीं करते हैं कि भाई KRA, KPI, माइलस्टोन, डिलीवरेबल्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों की आवश्यकता है। बिल्कुल। और उसमें अलग अलग रीजनल क्लस्टर्स बने कि जैसे मान लीजिए जो चीज़ उड़ीसा से रिलेटेड है वहाँ एक क्लस्टर बने, वहाँ पे एक बड़ा मेंटर हो, साथ में यंग रिसर्चर हो, उनको कार्य दिया जाए। जैसे मोदी जी ने मॉनिटरिंग चल रही है, हर 3 महीने में क्वार्टर टू क्वार्टर रिपोर्ट हो रही है, तब जाकर के वो चीज़ हो सकती है। तो ये मेरे विचार थे। और इसमें अगर आप बताएं कि हम 5500 कैसे ले जाएं अगले 5 सालों में, इसमें मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा। नमस्कार। ये जो आपने विचार रखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ कैसे हम अलग अलग विभाग इसलिए कर सकते हैं क्या, रीजन वाइज, जैसे आपने बताया कि ज्योग्राफिकल रीजन ले सकते हैं क्या, और जिस विषय पर किसी एक क्षेत्र का अधिकाधिक काम हो उस पर उसकी मेंटरशिप, उसकी लीडरशिप उन्होंने देनी चाहिए। जैसे कि योग कहते हैं, योग में मुझे लगता है रामदेव बाबा है ही, लेकिन बंगलोर के डॉक्टर योगेंद्र जी है, उनके मार्गदर्शन द्वारा केवल योग के लिए, क्योंकि एक बात मेरे ध्यान में आई कि एनसीईआरटी की जो एरिक कमेटी है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी, उस कमेटी में मुझे 4 वर्षों तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें जो रिसर्च पेपर्स आते थे, वो रिसर्च पेपर्स, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी जो रिसर्च करने वाले जो प्राध्यापक है, शिक्षक है, जो पीढ़ियां है, वो कितनी हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा मेरा मन है। क्योंकि हम जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक ने पेपर लिखा, किसी एक ने उसका सिनॉप्सिस रखा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ,
लेकिन पेपर का टाइटल क्या था? टाइटल ये था कि अपने इसी ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपना ये टीचिंग मार्केट कैसा बढ़े, इस पर कुछ मॉडल बन सकता है क्या? उनकी सोच क्या है कि टीचर्स मार्केट कैसा बढ़ सकता है, टीचर ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। बिल्कुल मुझे लगता है बहुत संकुचित ही है। ऐसे विषय जब शिक्षक प्राध्यापक सोचते हैं तो उनके लिए कुछ नई दिशा देने के लिए ऐसे एनसीईआरटी द्वारा, एससीईआरटी द्वारा अनेक संस्थानों पर स्टेट लेवल पर वर्कशॉप्स लेने चाहिए। जैसे कि 18 दिन में कार्यक्रम हुए, मैंने उसकी कुछ रिफ्लेक्शन सुनी और जो सुशांत जी ने मुझे कुछ कल बताया तो मुझे लगा इस विषय पर क्यों काम नहीं हो सकता। यूपी में हो, एमपी में हो, यूनिवर्सिटी एरियाज कुछ लोकेशन करो, तो यूनिवर्सिटी वाइज हो, ज्योग्राफिकली हो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज हो, लेकिन इट शुड बी ट्रांसफरेबल टू एनी एरिया। ऐसे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं क्या? तो एनसीईआरटी या यूजीसी ये करे तो ठीक रहेगा। ठीक है।